हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि देखी और छाल के बारे में पढ़ा, वातरंध्र के बारे में देखा अपन ने। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे अपन ने द्विबीजपत्री तने में आंतरिक संरचना देखी थी, अब हम एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। देखिए, इसे अपन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले बाह्य त्वचा बनाते हैं। ये हो गई बाह्य त्वचा और ये एक परतीय होती है। जैसे द्विबीजपत्री तने में त्वचा रोम होते थे, ट्राइकोम होते थे, ऐसे ट्राइकोम यहां पे नहीं होते। ट्राइकोम यहां पे अनुपस्थित होते हैं। तो एक पॉइंट यहां पे मैं बना के इसको लिख दे रहा हूं। त्वचा रोम, जिसको अपन ट्राइकोम भी कहते हैं, नहीं पाए जाते। द्विबीजपत्री तने में त्वचा रोम होते हैं, यहां पे नहीं होते। अगली परत जो होती है ये अधस त्वचा की होती है। द्विबीजपत्री तने में जो अधस त्वचा होता है, जो हाइपोडर्मिस होता है, वो कोलेनकाइमा ऊतक का बना होता है। जबकि यहाँ पे एक बीजपत्री तने में जो अधस त्वचा होती है ये स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की बनी होती है। ये सबसे पहले बाहर हो गई बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस। फिर इसके बाद सेकेंड हो गई अधस त्वचा, जिसको अपन हाइपोडर्मिस कहते हैं। और यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि जो हाइपोडर्मिस होता है ये स्क्लेरेनकाइमा ऊतक का बना होता है। जबकि द्विबीजपत्री तना जो होता है वो कोलेनकाइमा ऊतक का बना होता है। अच्छा, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक यहाँ पे होगा तो इसकी भित्ति जो होगी वो मोटी होगी और अंतरकोशिकीय स्थान भी इसमें नहीं होते। भित्ति जो है क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा की है तो इसमें लिग्निन होगा और लिग्निन के कारण ये कोशिकाएं फिर मृत हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ बीच बीच में कुछ कोशिकाओं में रूपांतरण भी होता है, जिससे उसमें हरित लवक विकसित हो जाते हैं। कुछ कोशिकाएं अधस त्वचा की रूपांतरित भी होती हैं और उसमें हरित लवक विकसित हो जाते हैं। इसको अपन कहते हैं क्लोरेनकाइमा। ये अधस त्वचा का ही भाग है। अधस त्वचा का ही भाग है और उसमें हरित लवक विकसित हो गए। मतलब ये अब क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा का बना है तो ये यांत्रिक सहारा देगा। क्योंकि इसमें क्लोरेनकाइमा आ गया, क्लोरेनकाइमा मतलब हरित लवक ऊतक के कारण आ गया, तो यहां पे ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करेगी। यहां पे हरित लवक विकसित हो जाते हैं। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, आप अलग से पॉइंट बना के लिख सकते हैं। स्क्लेरेनकाइमा के कारण ये यांत्रिक सहारा और क्लोरेनकाइमा के कारण ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगी। इसके बाद कुछ कोशिकाएं आती हैं। ये हालांकि वल्कुट कोशिकाओं का ही भाग है, पर इसके बाद जो कोशिकाएं होती हैं उसमें कुछ अंतर कोशिकीय स्थान यहाँ पे देखा जाता है
और ये मुख्यतः होता है भरण ऊतक तंत्र। ये भरण ऊतक होता है और भरण ऊतक जो होता है वो पेरेन्काइमा का बना होता है। अब यहां पे संवहन बंडल होते हैं। संवहन बंडल कुछ इस प्रकार से होते हैं, देखिए यह मैं इसको अलग से बता रहा हूं। अगर संवहन बंडल की अपन बात करें वस्कुलर टिश्यू की बात करें तो ये होते हैं संयुक्त, संयुक्त के बाद होते हैं ये समपार्श्वीय, और दूसरी बात ये होते हैं खुले, सॉरी ये होते हैं बंद। बंद मतलब जिसमें कैम्बियम ऊतक नहीं होता, और अगर कैम्बियम ऊतक नहीं होगा तो ये द्वितीयक वृद्धि नहीं करेगा। यानी एक बीजपत्री तना, अगर हम कुछ अपवाद छोड़ दें तो सामान्यतः जो भी एक बीजपत्री तने वाले पादप होते हैं या एक बीजपत्री वाले पादप है, उनका जो तना होता है वो द्वितीयक वृद्धि नहीं करता। अब यहाँ पे जो संवहन बंडल हमको दिखते हैं ये कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। यहाँ पे छोटे संवहन बंडल बाहर की तरफ होंगे, मतलब परिधि भाग में अगर देखेंगे तो बाहर की तरफ छोटे छोटे संवहन मंडल, और जैसे जैसे वो केंद्र की ओर आएंगे थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं, कुछ इस तरह से। जैसे जैसे हम केंद्र की तरफ आते आते हैं ये संवहन मंडल बड़े आकार के होते जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में यहां लिख दे रहा हूं, बाहर की ओर जो होते हैं ये छोटे आकार के होते हैं, जबकि केंद्र की ओर जो होते हैं ये बड़े आकार के होते हैं। तो जैसे अगर मैं यहां पे एक संवहन बंडल बनाऊं तो ये संवहन बंडल हमको कुछ इस प्रकार का दिखता है। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा बना रहा हूँ, ये मैंने एक छोटा संवहन बंडल बना दिया, ठीक है। और जैसे जैसे हम ये बाहर का हिस्सा हो गया, और जैसे जैसे हम अंदर की ओर आएंगे तो ये संवहन बंडल थोड़ा बड़ा होता जाएगा, मतलब अंदर वाला बड़ा दिखेगा, और अंदर की तरफ जाएंगे तो उसका आकार और बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन एक बड़ा संवहन बंडल बनाते हैं इस तरह से, और इसके आसपास यही भरण ऊतक कोशिकाएं यहां पे मौजूद होती हैं जो कि पेरेन्काइमा की बनी होती हैं। इस तरह से। तो अब अपन यहाँ पे ये जो संवहन बंडल है ये किस प्रकार का दिखता है ये अपन यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूं, देखिए ये हो गया संवहन मंडल। ये जो बाहर की तरफ कोशिका की परत है इसको अपन कहते हैं बंडल आच्छादित कोशिका। ये बंडल शीथ सेल और बंडल शीथ और बंडल आच्छादित कोशिका। ये बंडल आच्छादित कोशिका जो होती है ये स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। बंडल आच्छादित कोशिका जो होती है स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। नेक्स्ट अंदर की तरफ अपन जाइलम और फ्लोएम की व्यवस्था देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ भरण ऊतक रहता है, भरण ऊतक कोशिकाएं होती हैं। ये मैं कुछ कोशिकाएं बना दे रहा हूं, फिर अपन जाइलम और फ्लोएम की व्यवस्था यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे फ्लोएम होता है। ये जैसे मैं यहाँ पे फ्लोएम बना रहा हूँ, ये फ्लोएम है
और फ्लोएम का घटक। तो ये यहां पे मैंने फ्लोएम बना दिया। और फ्लोएम में एक चीज जो हमको याद रखनी होती है कि फ्लोएम में एक जो घटक होता है उसका, जिसको हम कहते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा, यहां पे फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं पाया जाता। फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। तो फ्लोएम में एक घटक इसका फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये इसमें नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। अब अपन बनाते हैं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो यहां पे प्रोटोजाइलम इधर ऊपर की तरफ जो कि थोड़ा बड़े आकार का होता है, ये है ये है मेटाजाइलम। मेटाजाइलम थोड़ा बड़ा आकार का होता है, ये मैंने बनाया 2 मेटाजाइलम। अब इसके नीचे की तरफ प्रोटोजाइलम होता है, तो हम यहां पे भी बना सकते हैं उसको, थोड़ा सा यहां पे भी बना सकते हैं। ये मैं ये बना रहा हूं प्रोटोजाइलम। तो ये हो गया मेटाजाइलम। ये हो गया प्रोटोजाइलम। और इसी के नीचे प्रोटोजाइलम जब आपस में जुड़ जाते हैं, संलयित हो जाते हैं, तो इनके कारण एक गुहा बनती है जिसको अपन कहते हैं जल गुहा, जो कि एक बीजपत्री तने में देखी जाती है। तो ये है जल गुहा। जल गुहा यानी वाटर कैविटी। और ये जो जल गुहा बन रही है, ये प्रोटोजाइलम के जुड़ने से बन रही है, मतलब प्रोटोजाइलम यहाँ पे आपस में जुड़ गया है, जिसके कारण वो जल गुहा के रूप में हमको दिख रहा है। तो ये हो गया एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। ठीक है, चलिए इसको मैं रिवाइज कराता हूँ। आप चाहें तो इसके पॉइंट बना के आप लिखते जाइए, नहीं तो डायग्राम में जितनी चीजें लिखी हैं वो भी अपन ने यहाँ पे सफिशिएंट पढ़ी हैं, लिख ली हैं। इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बाहर की तरफ जो कोशिकाओं की परत होती है उसको अपन कहते हैं बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते और ये पेरेन्काइमा की बनी होती है। जैसे कि द्विबीजपत्री तने में बाहर की तरफ ट्राइकोम होता है, त्वचारोम होता है, यहाँ पे ट्राइकोम नहीं होता। उसके बाद अधस त्वचा आती है, हाइपोडर्मिस आती है। अधस त्वचा द्विबीजपत्री तने की अगर बात करें तो वो कोलिनकाइमा की बनी होती है, यहाँ पे ये स्क्लेरेनकाइमा की बनी है। इसके अलावा साथ साथ में यहाँ पे कई कोशिकाओं में हरित लवक जो होता है वो विकसित हो जाता है, जिसके कारण इसे हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। इसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्लोरेनकाइमा है इसलिए प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगी, और स्क्लेरेनकाइमा का है इसलिए यांत्रिक सहारा देगा। फिर इसके बाद भरण ऊतक तंत्र आता है। यहाँ पे भरण ऊतक मतलब ये बाकी कोशिकाएं होती हैं वो इसे भर देती हैं। अब संवहन मंडल की अगर बात करें तो संवहन मंडल हमें कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। एक तो ये जो परिधि की ओर होते हैं, मतलब जो बाहर की ओर होते हैं, वो छोटे आकार के होते हैं, और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ आते हैं, केंद्र की तरफ आते हैं, तो इनका आकार बढ़ता जाता है। दूसरी बात, संवहन मंडल जो होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज जो होती हैं, वो फैली हुई होती हैं। फैली हुई है, जैसे अपन ने यहाँ पे देखी एक बनाई, एक ये बनाई, एक ये बनाई, इस तरह से ये अंदर अंदर फैली हुई है। संयुक्त होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम बराबर त्रिज्या पर होते हैं। समपार्श्वीय होते हैं। समपार्श्वीय अपन ने 2 पढ़े थे, एक तो खुला पढ़ा था, खुला मतलब जिसमें कैम्बियम ऊतक होता है, और दूसरा बंद पढ़ा था जिसमें कैम्बियम ऊतक नहीं होता। तो इसमें कैम्बियम ऊतक कहीं नहीं है, इसीलिए ये बंद हो जाएगा, बंद प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, बाहरी ओर छोटे होते हैं, केंद्र की ओर ये बड़े होते हैं। अब अपन संवहन मंडल की संरचना देखें तो सबसे पहले जो बाहरी आवरण होता है, ये बंडल आच्छादित कोशिका कहते हैं इसे, और बंडल आच्छादित कोशिका जो होती है वो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की बनी होती है। अंदर यहाँ पे फ्लोएम होता है, और फ्लोएम में 3 घटक होते हैं सिवाय एक घटक को छोड़ के, 4 में से 3 घटक होते हैं। पेरेन्काइमा यहाँ पे नहीं होता। फ्लोएम पेरेन्काइमा एक बीजपत्री तने में नहीं होता। उसके नीचे होता है मेटाजाइलम, जो कि थोड़ा सा बड़े आकार का होता है, और नीचे होता है प्रोटोजाइलम। फ्लोएम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, और प्रोटोजाइलम आपस में संलयित होकर एक कैविटी बनाते हैं, एक गुहा बनाते हैं, जिसे अपन कहते हैं जल गुहा। ये जल को एकत्रित कर सकती है। तो ये इसका विशेष कैरेक्टर है, जिसमें अपन ने देखा कि ये द्विबीजपत्री तने में नहीं होता। अगर हम द्विबीजपत्री तने से इसको कंपेयर करें
तो डिफरेंसेस की बात करें, अगर अंतर की बात करें, तो एक अंतर तो आ जाएगा बाह्य त्वचा में ट्राइकोम है, यहाँ पे नहीं है, वहां पे होता है। यहाँ पे अधस त्वचा स्क्लेरेन कायमा की, वहां पे कॉलिन कायमा की, वहां क्लोरिन कायमा अपन ने नहीं पढ़ा, यहाँ क्लोरिन कायमा होता है। फिर वहां पे वह संवहन बंडल जो होते हैं उनका भी अलग व्यवस्था है, यहाँ पे व्यवस्था अलग है, ठीक है। और इस तरह से अंदर जो संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ये अपन ने देखा एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पत्तियों की संरचना के बारे में। देखिए अपन ने मूल और तना कंप्लीट किया, अब इसका आखिरी पार्ट पत्तियों के बारे में, और फिर जो बसंतदारू होता है और रसदारू होता है, अंतकाष्ठ होता है, ये करके अपन चैप्टर हमारा ओवर होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, द्विबीजपत्री पत्तियों की संरचना। इसे अपन पृष्ठाधार पर्ण भी कहते हैं। पृष्ठाधार पर्ण, देखिए सबसे पहले अगर अपन कंपेयर करें, अगर हम एक बीजपत्री पर्ण के साथ, एक बीजपत्री पत्तियों के साथ इसको अगर कंपेयर करें, तो सबसे पहले हम रंध्रों की संख्या में भिन्नता देखते हैं। देखिए पत्ती की दो सतह होती है, एक तो ऊपरी सतह जिसको अपन अभ्याक्ष सतह कहते हैं, और नीचे वाली होती है जिसको अपन अपाक्ष सतह कहते हैं। तो अभ्यक्ष और अपाक्ष में जब निचली सतह पर रंध्रों की संख्या अधिक होती है तो वो इसका लक्षण होता है। ठीक है, तो मैं यहां पे एक पॉइंट लिख देता हूं, इसमें निचली सतह पर रंध्रों की संख्या अधिक होती है, अगर ऊपरी सतह से इसको अपन कंपेयर करें तो ऊपरी सतह जो होती है पत्तियों की, जिसको अभ्यक्ष सतह कहते हैं, उसमें रंध्र या तो कम होंगे या तो हो ही नहीं सकते, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो नहीं होंगे या तो कम होंगे, पर निचली सतह पर यहां पे ज्यादा होंगे। अपन जब इसकी संरचना देखते हैं तो ये सबसे पहले अपन बनाते हैं, ये हो गया बाह्य त्वचा, यानी एपिडर्मिस। यहां पे बाह्य त्वचा जो होती है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं सेम वैसे ही पेरेनकाइमेटस होती हैं, पेरेनकाइमा की बनी होती हैं, और अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होते इसमें। अब बाह्य त्वचा से लगी हुई कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कि काफी लंबी लंबी होती हैं और समानांतर होती हैं, कुछ इस तरह की कोशिकाएं। ऐसी कुछ कोशिकाएं होती हैं जो लंबी होती हैं और समानांतर होती हैं। इन कोशिकाओं को कहते हैं खंभ कोशिका। खंभ कोशिका ये जो होती हैं ये पेरेनकाइमा की बनी होती हैं, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, ये पेरेनकाइमा की बनी होती है, लंबी होती है और समानांतर होती है, मतलब पैरेलल होती है। ठीक है, अंतरकोशिकीय स्थान इसमें नहीं होते। इसके बाद यहां पे जैसे खंभ कोशिका जहां खत्म होती है तो लगभग गोल आकार या अंडाकार की कोशिकाएं होती हैं जिनके बीच में अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं। ये कुछ इस तरह से हमको दिखाई देती हैं। ठीक है, ये जगह मैं छोड़ रहा हूं, यहां पे अपन संवहन बंडल बनाएंगे। तो ये कुछ इस तरह की कोशिकाएं अपन को यहां पे दिखती हैं, इनको अपन कहते हैं स्पंजी कोशिका।
स्पंजी कोशिका जो कि पेरेन्काइमा की बनी होती है, और ये गोलाकार और या तो फिर अंडाकार की बनी होती है। मतलब अंडाकार होता है या तो गोलाकार होता है इसका। अच्छा, इन दोनों कोशिकाओं को यानी खंभ कोशिका और स्पंजी कोशिका को मिलाकर हम इसको कहते हैं पर्ण मध्योतक कोशिका। इंग्लिश में इसे कहते हैं मीजोफिल सेल्स। अच्छा, इन कोशिकाओं की खासियत एक तो पेरेन्काइमा की बनी होती है, क्योंकि देखिए दोनों पेरेन्काइमा की बनी है, तो पर्ण मध्योतक कोशिका और मीजोफिल सेल जो होती है पेरेन्काइमा की बनी होती है। और दूसरा, इसमें हरित लवक होता है। अब हरित लवक होने के कारण ये कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेंगी। हरित लवक होने के कारण ये कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। अब यहां पे अपन बनाते हैं संवहन मंडल के बारे में। तो ये मैंने संवहन मंडल बनाया। यहां पे जो संवहन मंडल होता है, इसमें जैसे ये प्रोटोजाइलम, फिर उसके बाद मेटाजाइलम, और नीचे की तरफ यहां पे फ्लोएम होता है, और फिर बाकी यहां पे ग्राउंड टिश्यू होती है, मतलब भरण ऊतक होता है। ठीक है, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं प्रोटोजाइलम, ये लिख दे रहा हूं मेटाजाइलम, ये हो गया फ्लोएम। और यहां पे जो बाहरी आवरण होता है इसको अपन कहते हैं बंडल आच्छादित कोशिका। सेम वैसे ही जैसे अभी अपन ने पढ़ा था। ये बंडल आच्छादित होता है, परंतु ये पेरेन्काइमा का बना होता है। वहां पे स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ था, यहां पे पेरेन्काइमा का बना हुआ है। ठीक है, तो अच्छा, अगर हम देखिए यहां ये तो बाहर सतह है, बाह्य सतह है, मतलब बाहर ऊपर वाली त्वचा है, इसको अपन कहते हैं अभ्यक्ष सतह। ये अभ्यक्ष सतह है, और यहां नीचे की तरफ भी जो सतह होती है उसको अपन कहते हैं अपाक्ष सतह। या तो अभ्यक्ष बाह्य त्वचा कह सकते हैं, अपाक्ष बाह्य त्वचा कह सकते हैं, और या तो फिर अभ्यक्ष सतह और अपाक्ष सतह। बाकी अपाक्ष सतह जो होती है उसमें रंध्रों की संख्या अधिक होती है। इसके अलावा पत्तियों में अपन को पता है कि जो सतह ज़्यादा चमकती है उसमें वसीय पदार्थ की एक परत होती है जिसे अपन क्यूटिकल कहते हैं। तो क्यूटिकल के कारण वो उसमें थोड़ा सा शाइनी अपीयरेंस होता है। सबसे पहले बाह्य त्वचा हो गया, फिर उसके बाद खंभ कोशिका, स्पंजी कोशिका। खंभ कोशिका और स्पंजी कोशिका को मिला के अपन कहते हैं पर्ण मध्योतक कोशिका। मीजोफिल सेल पेरेन्काइमा की होती है, इसमें हरित लवक होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। इसके बाद अंदर जो संवहन मंडल है, यहाँ पे प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की स्थिति अपन ने देखी, और नीचे फ्लोएम देखा। बीच में जो कोशिकाएं हैं वो भरण ऊतक तंत्र का भाग है। तो ये अपना खत्म होता है द्विबीजपत्री पत्तियों की संरचना।
नेक्स्ट स्टडी करते हैं एक बीजपत्री पत्तियों की संरचना। तो नेक्स्ट स्टडी डाली एक बीजपत्री पत्तियों की संरचना। इसे अपन समद्विपार्श्व भी कहते हैं। जैसे अपन ने वहां पे उसको पृष्ठाधार कहा था, यहां पे अपन इसको समद्विपार्श्व कहते हैं। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले तो ये आप लिख लीजिए इसको कि यहाँ पे रंध्रों की संख्या जो होती है वो दोनों सतह पर बराबर होती है। मतलब जितना वो ऊपरी सतह पर होंगे उतना वो निचली सतह पर भी होंगे। तो रंध्रों की संख्या दोनों सतह पर बराबर होती है। अब अपन इसकी संरचना देखते हैं। संरचना आपको इजी लगेगी क्योंकि अभी आपने जो पढ़ा है लगभग वैसे ही है। सबसे पहले ये हो गई बाह्य त्वचा। यहाँ पे जैसे अपन ने वहां पे देखा था जो खंभ कोशिकाएं होती हैं लंबी लंबी, यहाँ पे खंभ कोशिकाएं नहीं होती। यहाँ पे एक सिंपल कोशिका की परत होती है। ना इसे हम खंभ कोशिका कहते हैं, ना इसे हम स्पंजी कोशिका कहते हैं। यहाँ पे हम एक ही शब्द का उपयोग करते हैं और ये होता है पर्ण मध्योतक कोशिका। ठीक है, ये होती है पर्ण मध्योतक कोशिका। यहाँ पे अपन अलग अलग टर्म्स का, अलग अलग शब्दों का उपयोग नहीं करते। पर्ण मध्योतक कोशिका जो कि पेरेन्काइमा की होती है और पेरेन्काइमा की बनी होती है और यहाँ पे हरित लवक इसमें पाया जाता है। बाकी यहाँ जो संवहन मंडल है वो लगभग जैसा अपन ने वहाँ देखा वैसे यहाँ पे भी है। यहाँ पे सिर्फ अंतर है रंध्रों का, रंध्रों के वितरण का, जो कि दोनों सतह पर बराबर होता है। और जो निचली सतह होती है वो भी वैसे ही, ऊपर वाली को अभ्यक्ष, नीचे वाली को अपाक्ष, जैसा अपन ने पढ़ा है वैसे ही है। बस यहाँ पे एक आपको अच्छे से जो डिफरेंस ध्यान रखना है, एक मेन यहाँ पे पॉइंट और आता है कि यहाँ पर कुछ कोशिकाएं रूपांतरित हो जाती हैं और ये बड़ा आकार बना लेती हैं कुछ इस तरह से। घास में या एक बीजपत्री पादपों के पत्तियों में बाह्य त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं, बाह्य त्वचा कौन सी? ऊपरी बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा की जो कोशिका होती है उसको अपन कहते हैं, ये थोड़ा सा रूपांतरित हो जाती है और इसको अपन कहते हैं आवर्ध त्वक कोशिका। इसको हम कहते हैं आवर्ध त्वक कोशिका। इंग्लिश में से कहते हैं अपन बुलिफॉर्म सेल, बुलिफॉर्म या मोटर सेल। अब आपको इसमें दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। देखिए मैं बस बोल रहा हूं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आवर्ध त्वक कोशिका दो अवस्थाएं अपन यहां पे देखते हैं, जब ये भरी होती है और जब ये खाली होती है। तो पहली कंडीशन देखते हैं जब ये भरी होती है। जब आवर्ध त्वक कोशिका जल से भरी होती है, पानी से भरी होती है, तो ये पत्तियों को खोल देती है, ओपन कर देती है। और जब ये खाली होती है या वाष्पोत्सर्जन को इसको कम करना होता है तो ये क्योंकि खाली हो जाती है, पानी इससे से निकलता जाता है और ये पत्तियों को अंदर की तरफ घुमा देती है। अंदर की तरफ घुमाने से क्या होगा कि पत्तियों का जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाएगा। पत्तियों का क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको चाहे तो आप लिख लीजिए। दो पॉइंट में फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला पॉइंट था आवर्ध त्वक कोशिका जब भरी होती है उस अवस्था में ये पत्तियों को खोल देती है, सीधा कर देती है। जब वाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा होती है या जब इसमें जल कम होता है, आवर्ध त्वक कोशिका, भाई वाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा होगी मतलब पानी उसमें से जल्दी निकलता जा रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये जो कोशिकाएं ये खाली हो जाएंगी। तो उस स्थिति में जब ये खाली हो जाएंगी तो ये पत्तियों को अंदर की तरफ घुमा देती हैं, जिससे क्षेत्रफल कम हो जाता है और जल की हानि कम हो जाती है। तो ये अपन ने पत्तियों की संरचना यहां पे पूरी की। अब इसके बाद कुछ कास्ट वाला भाग बचा है तो वो और अभी अपन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं बसंत दारू।
बसंत दारू एवं शरद दारू। देखिए कैम्बियम ऊतक जो होता है, कैम्बियम ऊतक की अगर सक्रियता की बात करें तो कुछ ऐसी ऋतुएं होती हैं, कुछ ऐसे सीजन होते हैं जब कैम्बियम अधिक सक्रिय होता है। कैम्बियम की जो क्रिया होती है वो पादप शरीर और पर्यावरण के जो कारक होते हैं उनके द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट पहला आप लिख लीजिए कि कैम्बियम की क्रिया पादप शरीर एवं पर्यावरण कारकों पर निर्भर करती है। पहली बात तो ये। दूसरा कि जैसे कई क्षेत्र होते हैं, जैसे शीतोष्ण हो गया, उष्णकटिबंधीय हो गया, तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जलवायु क्योंकि समान नहीं होती, उसके कारण यहाँ पे पादपों में कुछ बदलाव देखने मिलते हैं। तो 2 पॉइंट मैंने अभी बताया। पहला पॉइंट कि कैम्बियम की जो क्रिया होती है वो पादप शरीर और पर्यावरण के कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। दूसरा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ की जलवायु जो होती है, वहाँ पे मौसम जो होता है वो बेसिकली थोड़ा बहुत बदलता है, समान नहीं होती जलवायु वहाँ पे, और इस कारण से क्या होता है कि कुछ पादपों में बदलाव देखने मिलते हैं। देखिए बसंत ऋतु में जो वाहिकाएं बनती हैं, बसंत ऋतु में जो वाहिकाएं बनती हैं वो एक तो अधिक बनती हैं और दूसरा उनकी जो गुहिका होती है, जो गुहा होती है वो चौड़ी होती है। ये 2 हैं पॉइंट इसके। जो गुहा होती है वो चौड़ी होती है और वाहिकाएं जो होती हैं वो अधिक होती है। तो इस दौरान जो वुड बनता है, जो लकड़ी बनती है, जो दारू बनता है, उसे अपन बसंत दारू कहते हैं। ये जो है ये कहलाएगा बसंत दारू, और इसी को अपन कहते हैं अग्र दारू। इसकी एक खासियत है कि इसके बारे में, एक तो ये हल्के रंग का होता है और इसका घनत्व कम होता है। अब क्योंकि गुहा बड़ी हो गई, मतलब अंदर खाली जगह ज्यादा हो गई, तो वहां पे पदार्थ तो एकत्रित होगा नहीं, तो ये हल्के रंग का होता है और घनत्व इसका कम होता है। दूसरा, जो शरद ऋतु में जो वुड, जो लकड़ी बनती है, उसमें वाहिकाएं जो होती हैं, एक तो उनकी संख्या कम होती है और गुहा भी इतनी चौड़ी नहीं होती, तो यहां पे भी वाहिकाएं बनती हैं, पर वाहिकाएं इनकी अधिक संख्या नहीं होती, मतलब कम संख्या में होती है। और गुहा होती है पर वो अधिक चौड़ी नहीं होती। ठीक है, मतलब चौड़ाई में ज़्यादा बड़ी नहीं होती, वो गुहा बनती है उसमें। तो ऐसी लकड़ी को, ऐसे दारू को अपन शरद दारू या पश्च दारू कहते हैं। यहां पे इसका उल्टा हो जाएगा, यह भूरे रंग का यानी अधिक गाढ़े रंग का, और घनत्व भी ज्यादा होगा। इसका घनत्व भी ज्यादा होता है। अगर इन दोनों को अपन छल्ले के रूप में, वलय के रूप में देखें, जैसे ये हो गया, तो ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। मतलब एक बार शरद दारू में बनेगी रिंग, एक बार शरद दारू में एक छल्ला बनेगा वाहिकाओं का, और फिर बसंत दारू में बनेगा, फिर से शरद दारू में बनेगा, फिर से बसंत दारू में बनेगा। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती जाती है।
ठीक है, साल भर में एक वलय, साल भर में एक रिंग बनती है, एक साल में एक वलय, जिसको अपन वार्षिक वलय भी कहते हैं। एक साल में एक वार्षिक वलय बनता है और इससे अपन पादप आयु को ज्ञात कर सकते हैं। इससे अपन पादप आयु को ज्ञात कर सकते हैं। जितनी वलय, जितनी रिंग बनेगी उतनी पादप आयु कहलाएगी। तो यह है दो अलग अलग ऋतुओं में बनने वाला वुड, लकड़ी। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एक होता है अंतकाष्ठ और दूसरा होता है रसदारू। अंतकाष्ठ और रसदारू। अब देखिए एक बात समझिएगा, जैसे जो पादप जिनकी आयु ज्यादा हो जाती है, जो अधिक आयु वाले पादप होते हैं, उसमें द्वितीयक जाइलम जो होगा वो ज्यादा बन जाएगा। द्वितीयक जाइलम जब ज्यादा बनता है तो उसका रंग जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है, मतलब भूरे रंग का हो जाता है। और ये सामान्यतः पादप के भीतरी भाग में, मतलब तने के अंदर वाले भाग में देखा जाता है। ठीक है, तो तने का भीतरी भाग भूरा होता है, किसमें? जिनकी आयु अधिक होती है। तो लंबी आयु वाले पादपों में द्वितीयक जाइलम अधिक होता है और यह केंद्र पर भूरे रंग का दिखाई देता है। अच्छा, इसमें कई सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ होता है, रेजिन होता है, टैनिन होता है, गम्स होते हैं, और जो आवश्यक तेलीय पदार्थ हैं वो होते हैं। साथ साथ में लिग्निन भी होता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें कार्बनिक पदार्थ, रेजिन, टैनिन, गम, आवश्यक तेल और लिग्निन होता है। अब क्योंकि लिग्निन यहां प्रेजेंट है, मतलब ये वाला भाग मृत होगा। मृत है मतलब यांत्रिक सहारा देगा, मृत है मतलब जल का संवहन नहीं करेगा। दूसरी बात, मृत है इसीलिए क्योंकि वहां पे जल नहीं है तो जीवाणु वहां पे बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं कर सकते, तो ये जीवाणुओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। ठीक है, जीवाणुओं के प्रति ये जीवाणुओं को काम करने नहीं देता, जीवाणु इस पे असर नहीं कर पाते। चलिए इसको एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। जिन पादपों की आयु लंबी होती है उसमें द्वितीयक जाइलम की मात्रा ज्यादा होती है। ये भूरे रंग के रूप में केंद्र पर दिखती है, और ऐसे वुड को, ऐसी लकड़ी को अपन हृदय दारू, हर्ट वुड या अंतकाष्ठ कहते हैं। हर्ट वुड, हृदय दारू, अंतकाष्ठ एक ही नाम। इसमें केंद्र पर कार्बनिक पदार्थ, रेजिन, टैनिन, गम, लेटेक्स, आवश्यक तेल, लिग्निन होता है, और लिग्निन के कारण ये मृत कोशिकाओं वाला होता है।
ऊपर से ये जल का संवहन नहीं करेगा, यांत्रिक सहारा देगा। दूसरी बात, जो दूसरा है रस दारू, ये बाहर की ओर होता है। अच्छा, ये जो यहां पे बन रहा है इसको अपन कहते हैं कठोर दारू। कठोर दारू, कठोर दारू इसलिए क्योंकि वहां पे लिग्निन है और लिग्निन के कारण वहां पे काफी ज्यादा ठोसता आ जाती है, तो ये कठोर दारू कहलाता है। दूसरा आता है रस दारू, ये बाहर की ओर होता है। बाहर की ओर होता है, यहां पे कार्बनिक पदार्थ वगैरह ज्यादा नहीं होते, पर लिग्निन नहीं होता। मतलब तने में बाहर की तरफ जो लकड़ी होती है उसे अपन रस दारू कहते हैं, उसमें लिग्निन नहीं होता, और लिग्निन ना होने के कारण कोशिकाएं यहां पे जीवित अवस्था में होती हैं। दूसरी बात ये कि लिग्निन नहीं है तो ये, क्योंकि मृत तो है नहीं, तो ये जल का संवहन भी करेगा। अब जीवाणु अपन ने अभी बात की, क्योंकि इस पे ये वाले में जल का संवहन नहीं होता, मतलब जल का परिवहन नहीं होता, जिसके कारण जीवाणु उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। पर जो रस दारू होता है इसमें जल का संवहन आसानी से हो सकता है, तो यहाँ पे फिर जीवाणु जो है वो भी इसको जल्दी खराब कर देते हैं। भाई जल है, जल में तो बहुत जल्दी चीजें पनपती हैं, जल्दी वृद्धि करती हैं, तो जीवाणु उस जल का उपयोग करके विभाजन भी तेजी से करते हैं, और फाइनली क्या होता है कि यहाँ पे इसको सड़ाने भी लगते हैं। तो ये हो गया दो प्रकार का वुड, दो प्रकार का दारू, अंतकाष्ठ और रस दारू। तो ये अपना चैप्टर आज यहाँ पे खत्म होता है, और आने वाले लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।